गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको आपके सब्जेक्ट की हर तरह की वीडियो मिलने वाली हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके नंबर अच्छे नहीं बहुत अच्छे आने वाले हैं। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आपके अध्याय नंबर 7वां, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जिसका दूसरा भाग आज आप तक जो पहुंचने वाला है। सुदूर दक्षिण में एक ऐसा नगर जो हिंदुत्व का एक जो है बड़ा हिस्सा रहा अपने समय में। 14वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुआ और 17वीं शताब्दी में जाकर ये जो है इसका जो है वो पतन हो गया, लेकिन आज भी विश्व धरोहर के तौर पर जो है वो उसकी राजधानी हम्पी को माना जाता है। हमने पढ़ा ना 1986 में जो है उसे विश्व ने यूनेस्को ने अपनी धरोहर के तौर पर माना। तो वो कितना किसी को धरोहर विश्व धरोहर घोषित करना ये अपने आप में बड़ा एक सम्मान है उस समय के इस साम्राज्य के लिए, जिसकी जो साम्राज्य था वो था विजयनगर साम्राज्य। तो आज हम इस विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, कल हमने पढ़ा था कि जो है इसके सबसे महान शासक रहे कृष्णदेव राय, तो उनका जो शासन प्रबंध था बहुत अच्छा था, इसलिए वो महान कहलाए। तो वो भी आज बात करेंगे। और उनके समय में जो 4 मंदिर बने, लोटस महल, हजारा राम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, ये चारों में से किसी एक मंदिर के बारे में पूछा जाता है, हर बार एक प्रश्न आता है, तो वो भी जानेंगे। और सामाजिक जीवन की विशेषता है, समाज कैसा था उस समय, अच्छा था ना, वो हमने जान लिया, लेकिन कैसा अच्छा था उसके बारे में बात करेंगे। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, और लास्ट में बात करेंगे द्रविड़ शैली क्या थी। तो वैसे द्रविड़ शैली का जो है मंदिर ये आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये है द्रविड़ शैली। जो दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिर आपको इसी शैली में मिलेंगे। अब आता है पहला प्रश्न, वो है विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन के बारे में आप क्या जानते। देखिए 3 तरह के प्रशासन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। यहाँ इन दोनों की बात करें तो ये आ गया केंद्रीय प्रशासन प्रबंध, जिसमें राजा था बड़ा और उसके मंत्री परिषद होते थे परामर्श देने के लिए। अगर हम प्रांतीय की बात करें तो एक इतना कर ही आपका आएगा प्रांत, मतलब जिसको ना मंडलम कहा जाता, प्रांत को उसमें प्रांत नहीं कहा जाता, मंडलम कहा जाता। तो वहाँ कैसे शासन चलता है। फिर स्थानीय शासन के बारे में पूछा जा सकता है 3 नंबर का। और फिर एक और आ सकता है नायक और अमर नायक के बारे में आप क्या जानते हो। तो अलग अलग तरह से 4 प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। अगर आपको बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर के लिए तो आपको नहीं ये, या 5 नंबर के लिए तो आपने इस तरह से देंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कल भी हमने पढ़ा था कि जो राजा थे, खासतौर पर कृष्णदेव राय के शासन के समय में हम बात कर रहे हैं ये, तो राजा का जो मुख्य उद्देश्य था प्रशासन चलाने का वो था प्रजा का कल्याण। क्या था, प्रजा का कल्याण चलाना ही उनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है जी, याद रखना प्रजा का कल्याण। फिर अब प्रजा का कल्याण है तो उसी तरह से जो है राजा दिखेगा यहाँ पर। अब क्या था, राजा जो है, जो राय होता था वो सबसे बड़ा जो प्रमुख होता था राजा, राय, जिसको राय कहा जाता था। क्लियर हो गया। अब इसके पास असीम शक्तियाँ थी, कोई रुकावट नहीं थी, सारी शक्तियाँ उसके हाथ में होती थी। जितने भी बड़े पद होते थे, मंत्री अगर नियुक्त कर रहे हैं तो कौन करेगा, राजा करेगा। मुख्य न्यायाधीश सबसे अंतिम जो निर्णय होता था वो राजा का होता था। सुप्रीम, जैसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है ना, जो दिल्ली में स्थित है, तो उसका जज जो है अंतिम, लेकिन अंतिम उसके बाद भी एक निर्णय रहता है जो राष्ट्रपति देते हैं ना। तो राजा ही एक समय से मुख्य न्यायाधीश भी होता था, मुख्य सेनापति, सेना को जो कह दिया, जो निर्देश दे दिया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा था। तो इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि वो तानाशाह था, एक तरह से तानाशाह। वो कर सकता था कुछ भी चाहे, अच्छा या बुरा, लेकिन उन्होंने कभी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। और यही कारण है कि आज हम जो है उनके बारे में, उनके समय के शासनकाल के बारे में जो है अच्छी चीज़ों को याद करते हैं हमेशा ना, तो इतिहास बन जाता है। तो कृष्णदेव राय का ये था कि उन्होंने कभी भी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। क्लियर हो गया। क्योंकि उनका क्या था, प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, प्रजा के सुख दुख में हमेशा साथ रखते थे, और इसीलिए वो क्या करते थे, समय समय पर जो है वो भ्रमण भी करते थे, लोगों का सुख दुख जानते थे। ये हो गया राजा। दूसरा था मंत्री परिषद। अब इतने बड़े साम्राज्य को प्रशासन चलाना आसान कार्य तो है नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उन्होंने विभाग बनाए थे, अलग अलग मंत्री जो है बनाए गए थे। तो माना जाता है कि उस समय जो है 8 से 10 मंत्री जो है रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, पूरा जो है वो पता नहीं है। तो 8 से 10 मंत्री उस समय रहे होंगे, ठीक है। ये जो मंत्री होते थे, ये जो मंत्री परिषद होती थी जिनमें बहुत सारे मंत्री, 8 से 10 मंत्री होते थे, इनमें सबसे योग्यता देखी जाती, योग्य होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए और राज्य के प्रति वफादार होने चाहिए, इनमें क्वालिटी होनी चाहिए, तब उनको नियुक्ति मिलती थी। ऐसा नहीं होता कि सभी को किसी को भी अरे गहरे को नथु करो को बिठा दिया, बिल्कुल भी नहीं। वो कैसा होना चाहिए, योग्य होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, विद्वान होना चाहिए और राज्य के प्रति वफादार होना चाहिए। क्लियर हो गया भाई। और तब उसको नियुक्ति जो है वो दी जाती थी।
तो राजा को वो क्या करता था, परामर्श देता था। राजा को क्या करता था, वो परामर्श देता था, लेकिन उस परामर्श को मानना या ना मानना वो राजा के पास जो है शक्ति रहती थी। अच्छा परामर्श देंगे तो उसको मानते थे, नहीं देंगे तो उसके ऊपर विचार किया जाता था। ठीक है, अंतिम निर्णय जो राजा का ही रहता था। लेकिन अपना जो भी उसको दिया गया है पद, उसका उस मंत्री उस विभाग की वो देख रेख जो है करता था और उसके कल्याण या उसके अच्छे कार्यों को जो है किया करता था। तो ये हो गया मंत्रियों की संख्या। उसमें सबसे बड़ा जो मंत्री रहता था वो प्रधानमंत्री था। याद रखना, प्रधानमंत्री का पद जो है सबसे बड़ा होता था मंत्रियों में। इसके अलावा सेना का जो मंत्री था या वित्त मंत्री था या धर्म मंत्री, इनकी जो है महत्वपूर्ण स्थान उनको जो है वो दिया जाता, आदर से साथ उनको देखा जाता था। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन उसके बाद गृह मंत्री है ना, उसके बाद जो है वो विदेश मंत्री या जो है वित्त विभाग के जो मंत्री, तो बहुत इंपॉर्टेंस है उस समय। जो इंपॉर्टेंस थी वो प्रधानमंत्री, सेना, वित्त और धर्म की। ये हो गया हमारा जो केंद्रीय शासन प्रबंध। अब आता है प्रांतीय प्रबंध। तो प्रांतों को प्रांत नहीं कहा जाता था, उस समय कहा जाता मंडलम। याद रखना पड़ेगा, मंडलम है ना, क्या कहा जाता था, मंडलम। और इसके जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे मंडलेश्वर कहा जाता था। याद रहेगा ना, बड़ा बिल्कुल इजी है, मंडलम से मंडलेश्वर। जैसे आजकल राज्य का जो है बड़ा अधिकारी कौन होता है, सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, तो भाई उसको मंडलेश्वर कहा जाता था। उस समय क्या कहा जाता, मंडलेश्वर। उसका कार्य क्या है कि राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखना, और उसके विशेषाधिकार भी थे। देखिए उस समय जो है बताया गया है कि लगभग माना जाता है कि 6 जो है उस समय मंडलम थे। कितने थे, 6 मंडलम, मतलब 6 प्रांत या 6 राज्य उस समय में विभाजित था पूरा साम्राज्य। क्लियर है। और वहाँ का कौन शासन चलाते थे, मंडलेश्वर। ये जो मंडलेश्वर होते थे ना, ये प्राय राजकुमार होते थे। राजा के जो बेटे होते थे उनको ये दिया जाता। अगर बेटे नहीं है तो फिर जो है उनके खास जो है जो भी उनके रिश्ते में होता था खास, उसको ये पद जो दिया जाता था। वो क्या कर सकते थे, नियुक्तियाँ भी दे सकते अपने राज्य में, है ना, सिक्के भी जारी कर सकते थे, सेना भी चला सकते थे और नए कर भी लगा सकते। इसका मतलब वो एक छोटे मोटे राजा ही थे, है ना, उनके पास काफ़ी शक्तियाँ थी राज्यों को, है ना। यही तो हमने पढ़ा था कि पतन के कारण, क्योंकि उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, सेना भी रख सकते, इसके कारण वो शक्तिशाली हो गए और उन्होंने जो है राजा के विरुद्ध जो है वो क्या चलाया, अलग हो गए या उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो इससे उनका पतन हुआ था। तो ये है प्रांतीय व्यवस्था के बारे में। अब आता है स्थानीय। उसके बाद जो है अब जो राज्य होते किस में डिवाइड होते हैं आज की डेट में, जिले कहा जाता है, लेकिन उस समय जिले नहीं कहा जाता, नाडू याद रखना पड़ेगा, नाडू। क्लियर हो गया, शब्द थोड़ा सा मंडलम आ गया, मंडलम के बाद नाडू आ गया, नाडू के आगे जो है परगने, लेकिन परगने नहीं कहा जाता, उसमें कहा जाता स्थल। तहसीलों को क्या कहा जाता था, स्थल या परगने। क्लियर हो गया। और उसके अंतिम छोटी इकाई क्या होती है, गांव, जो आज भी है ना, गांव कहा जाता है। क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार से ये शासन जो चलता है, और सभी का कार्य जो अधिकारी होंगे उनका कार्य क्या करना, अपने अपने अधीन क्षेत्रों में जो है क्या करना, अच्छे से शासन चलाना और शांति व्यवस्था कायम रखना और जो कानून व्यवस्था उसको बनाए रखना। और सबसे छोटी इकाई जी अगर गांव की बात करें तो गांव में सरकार ने, जो राज्य सरकार की बात हो रही है, राज्य सरकार ने गांव में जो है 12 सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया होता था। कितने, 12 सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया होता था, जिनके विभिन्न विभिन्न काम होते थे। और संयुक्त रूप से इन 12 अधिकारियों को कहा जाता अज्ञार। तो अज्ञार क्या है, पूछा जा सकता है, अज्ञार क्या है, 12 सरकारी अधिकारियों का जो नियुक्ति की गई है गांव में, उनको संयुक्त रूप से कहा जाता था अज्ञार। ठीक है जी। अब आ जाता है नायक या अमर नायक के बारे में। पूछा जा सकता है कि नायक और अमर नायक, देखिए ये भी उसी शासनकाल में की व्यवस्था में था। नायक होते थे सेना प्रमुख, ठीक है, क्या होते थे, सेना प्रमुख। और इनका विजयनगर साम्राज्य में ये बहुत शक्तिशाली थे और इनका दुर्गों पर नियंत्रण होता था। जैसे मंडी का राजा हुआ था, उनका हो सकता है किसी पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा दुर्ग था, उस दुर्ग को विजय करने के पश्चात ही माना जाता था कि हमने पूरे मंडी के ऊपर कब्जा कर दिया है। जब तक अपने दुर्ग को नहीं जीता तो आपका जो है सफल नहीं माना जाता था। तो ये दुर्ग में जो सेना होती थी उसका जो प्रमुख होता था उसको कहा जाता था नायक। अब क्लियर हो गया ना, बिल्कुल सही हो गया। अब अच्छा था अमर नायक, ये कौन है भाई, इसको भी जान लेते हैं। अमर नायक भी सैनिक कमांडर होता था, लेकिन इसके पास दुर्ग नहीं होता था। ठीक है जी, दुर्ग का जो सेनापति उसे नायक कहा जाता था। अमर नायक क्या होते थे, अमर नायक वो होते थे जो सैनिक कमांडर होते, ये भी सेना के भी बड़े जो है कमांडर हुआ करते। अब ये क्या होता था कि इनको राय के द्वारा, राजा के द्वारा जो है कुछ प्रशासन के लिए कुछ जो है वो क्षेत्र दिया, खुश होके जो है किसी को कोई क्षेत्र दे दिया कि जाओ ये इतने गांव तुम्हारे अंडर है, ये तुम्हारा, और यहीं से जो भी आएगा कर आएगा भू राजस्व कर, कुछ हिस्सा तुम्हारा होगा, कुछ जो हमारा होगा। और उस हिस्से से वो क्या करता था, जो कमाई होती थी उसकी, उससे वो अपनी सेना भी रखता था, घोड़े भी रखता था, और उस कर में से जो है कुछ कर, वो वार्षिक कर जो है वो राजा को भी, राय को भी भेजता था। सैनिक सहायता भी भेजता था, क्योंकि सेना वो रखता था अपने पास, राजा को जब जरूरत होती थी तो सेना भी भेजता था।
तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो लोग थे, चाहे नायक था चाहे अमर नायक थे, इनके पास सेना होती थी और ये ताकतवर होते गए और ताकत इतनी बढ़ गई कि कई बार जो है नायक और अमर नायक थे वो अवसर पाकर विद्रोह भी कर देते थे राजा के खिलाफ और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर देते थे। ये है नायक और अमर नायक। तो यहाँ पर जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये शब्द याद रखने की कि मंडलम जो है राज्य होते थे, नाडु जो है जिला होते थे, फिर आगे जो है परगने या तहसील में जो है विभाजित थे और फिर गांव थे। क्लियर हो गया? तो सबके नाम आपने याद रखने हैं। क्लियर हो गया? चलते हैं, बात पढ़ते हैं लोटस महल की। मैंने कहा ना कि मंदिरों में से एक मंदिर आएगा तो ध्यान से पढ़ लेना, लोटस महल। ये लोटस जो अंग्रेजी का शब्द है ना, लोटस, तो इसका मतलब है जो लोटस जो है नाम रखा यह अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज जो यात्री जब आए उन्होंने देखा ये लोटस की तरह दिखने वाला मंदिर है। किसकी तरह? लोटस। लोटस समझ गए ना? लोटस तो ये मतलब कमल, तो कमल की तरह दिखने वाला है और इसका नामकरण 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेजों ने किया था। इस भवन का उद्देश्य समझ नहीं आया है कि ये जो भवन था ये किस उद्देश्य से बनाया गया होगा, ये समझ नहीं आया है। तो इतिहासकार मानते हैं, कुछ इतिहासकार जो ज़्यादातर मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है वो परिषदीय सदन रहा होगा। परिषदीय सदन क्या होता है कि राजा कहीं ना कहीं जब अपने मंत्रियों से गुफ्तगू करता होगा, विचार विमर्श करता होगा, तो इसी भवन में ही करते होंगे, बैठकर जो एक जगह पर करते होंगे। तो इसको परिषदीय सदन के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, जहाँ पर परामर्श करता था। इसका जो निर्माण है वो 2 शैलियों में किया गया है। शैली, एक मुस्लिम शैली और एक भारतीय शैली। याद रखना, मुस्लिम शैली और भारतीय शैली। इसके जो स्तंभ हैं और इसको जो आर्च बनाया गया है ना, इसकी जो है मेहराब बनाई गई है, वो शैली कौन सी है? ये है मुस्लिम शैली। फिर से, स्तंभ और जो आर्च हैं जिसको बोले जाएगा मेहराब, ये कौन सी शैली है? यह है मुस्लिम शैली। और इस जो छत बनाई गई है ये भारतीय शैली में बनाई गई है। क्लियर हो गया? समझ? तो 2 शैलियों का मिश्रण ये बनता है। तो इसके माना जाता है कि इसके अंदर जो है, अंदर का जो है उसमें पत्थर और लकड़ी से इसको मूर्तियाँ, बड़ी सुंदर खूबसूरत मूर्तियाँ जो है यह सजाया गया था। अब आता है दूसरा, हुआ है हजारा राम मंदिर। ये जो हजारा राम मंदिर, एक तो पहले राम मंदिर आ जाता है। राम मतलब ये कहीं ना कहीं समर्पित है रामायण को लेकर। रामायण में जो भी दृश्य आते हैं वो दर्शाए गए हैं इस मंदिर में मूर्तियों के द्वारा। अब देखिए, इस मंदिर को जो है बनाया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। कृष्णदेव राय जो सबसे महान शासक थे, 1520 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और ये शाही परिवार के लिए प्रार्थना स्थल था। याद रखना, ये सभी के लिए नहीं था, केवल शाही परिवार के ही लोग यहाँ पर जो है पूजा आराधना कर सकते थे और कोई नहीं आ सकता है। क्लियर हो गया? इसे पत्थर और ईंटों से बनाया गया था। किससे? पत्थर और ईंटों से बनाया गया। इसका जो गर्भगृह है, गर्भगृह होते जो मुख्य देवता जहाँ पर रखा जाता है, गर्भगृह ये हुआ अंदर वाला हिस्सा जहाँ पर, अगर आप यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझाना। 3 नाम आ रहे हैं, एक आया गर्भगृह, एक आया कल्याण मंडप और एक आ रहा विमान। तो जैसे एक और भी था गोपुरम, तो ये गोपुरम मैंने कहा था कि विशाल दीवार बाहर से जो है वो लगाई होगी और उसमें जो प्रवेश द्वार है वो 1 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना। गोपुरम 4 भी हो सकते हैं प्रवेश द्वार। तो ये जो प्रवेश द्वार है इनको गोपुरम कहा जाता है। अंदर आएंगे, ये ध्वज स्तंभ भी होगा इस तरह से, फिर आप एंटर करेंगे तो ये जो मंडप है, महामंडप भी इसको कहा जाता है और इसको जो है कल्याण मंडप भी कहा जाता है, जो पिलर के ऊपर जो टीका होता है। ठीक है, जैसे ही आप अंदर जाएंगे ये जो प्रमुख देवता का जो है वो अंदर जो है घर होता है, जिसको गर्भगृह जो है कहा जाता है। क्लियर होगा? और इसके शिखर, ये शिखर हुआ इसका। क्लियर हो गया? तो इसी की चर्चा हम जो शिखर, जो अंदर से जो ऊपर वाला गुम्बद वाला हिस्सा होता है, शिखर हो गया जी। अब बात कर लेते हैं एक एक करके कि हम बात कर रहे हैं हजारा राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इसका जो शाही प्रार्थना स्थल हो गया, बात होगी गर्भगृह जो है जहाँ मुख्य देवता है, और कल्याण मंडप जो ये है जो स्तंभों के ऊपर जो है टिका हुआ, तथा विमान जो शिखर है वो प्रभावशाली है, बहुत ही प्रभावशाली। और इस मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर उत्कृष्ट जो है मूर्तियाँ बनाई गई है। आप देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियाँ जो है वो बनी है। ये मूर्तियाँ जो है किससे है? रामायण के दृश्यों से जो है वो प्रदर्शित करती हैं। ये हो गया हजारा राम मंदिर। अब आ जाता है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर जो है विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी जिसका नाम हम्पी है वहाँ पर ये स्थित है और ये पंपा देवी के नाम से भी मशहूर है। पंपा देवी के
नाम से भी ये मशहूर है। कौन? विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है जी। तो इसका निर्माण है वो कई सदियों तक जो है, वो शताब्दियों तक जो है चलता रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत सारे शासकों ने इस मंदिर के निर्माण में अपना अपना योगदान जो है वो दिया है। अगर कृष्णदेवराय की बात करते हैं तो कृष्णदेवराय ने जो योगदान दिया है वो इसका गोपुरम, ये है गोपुरम जो प्रवेश द्वार है, उसको किसने बनाया था? वो बनाया था कृष्णदेवराय ने। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर, याद रखना। तो गोपुरम माना जाता है 52 मीटर है, 52 मीटर, बहुत बड़ा है। और सोचिए उस समय बनाना 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में जाकर ये मंदिर बनाना, गोपुरम बनाना, ये बहुत बड़ी, मतलब आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, पूरी पूरी चट्टानें लेकर आना, और आदमियों के द्वारा, मशीनों के द्वारा नहीं, आज का संभव हो सकता है। और देखिए कितना ज्योमेट्रिक, जो एक भी कहीं भी जो थोड़ा सा भी जो आपको चेंज नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ वही कलाकृतियाँ, और इतना खूबसूरत बनाया गया है। तो ये अपने आप में इसीलिए जो है विश्व धरोहर के तौर पर इसे रखा गया है। आपको मालूम है ना, 1986 में इसको विश्व धरोहर, यूनेस्को ने जो है वो विश्व धरोहर जो है वो घोषित किया है। तो अपने आप में बहुत 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 जो है गर्व की बात है हमारे लिए। यहाँ पर जो दृश्य दिखाए गए हैं वो महाभारत के दृश्य जो है वो दिखाए गए हैं, महाभारत के दृश्य दिखाए गए। तो इसे देखकर लोग क्या हो जाते हैं, इन मूर्तियों को देखकर चकित हो जाते हैं। अब आता है अंतिम, और वह विट्ठल मंदिर। याद रखना, विट्ठल सीधी बात है, विट्ठल जो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको है? भगवान विष्णु। विट्ठल किसी का जाता है? भगवान विष्णु को। दक्षिण भारत में दो भगवान को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, विट्ठल विष्णु भगवान को और शिव भगवान को, है ना, सहमत, और हमने पढ़ा है पीछे, है ना। तो भाई एक तो हो गया कि विष्णु भगवान को समर्पित है कौन? विट्ठल मंदिर। ये सभी मंदिर जितने मंदिर पढ़े उनमें से सबसे अलंकृत क्या होता है? जहाँ इतना बारीकी जो नक्काशी की है उसको अलंकृत कहेंगे। बहुत खूबसूरत, छोटी छोटी बारीकी से जो है उसको बनाया गया, बहुत खूबसूरत बनाया गया। स्तंभ भी हैं, तो स्तंभ में भी देखेंगे 4 स्तंभ, बाहर से अंदर से एक और है, फिर खूबसूरत नक्काशी उसके ऊपर की गई, तो उसके कहते हैं अलंकृत किया गया है। तो वो विट्ठल मंदिर है। इसका जो निर्माण कार्य है वो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय द्वारा जो है किया गया था 1513 ईस्वी में। याद रखना 1513 इसमें डेट्स को याद रखना। और किसने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड मैंने किए हैं। ठीक है जी, विट्ठल मंदिर है। इसका जो निर्माण था इनके उत्तराधिकारियों द्वारा जो है जारी रखा, शुरू किया था किसने? कृष्णदेवराय ने। और लेकिन इसका जो कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया। अभी भी देखेंगे गोपुरम का ये वाला हिस्सा अधूरा नजर आता है, तो इसका कार्य जो पूरा नहीं हो पाया था। इसका जो ये मंदिर है वो अहाता जो है, जो पूरा का पूरा है, वो लगभग 152 गुना 94, मतलब 152 ये लंबाई है और 94 इसकी जो है वो क्या है? चौड़ाई है। इतना ये मंदिर जो है फैला हुआ है। ये बहुत ही अलंकृत है, बार बार वही चीज़ की जा रही है यहाँ पर। इसका जो मंडप, कल्याण मंडप, मैंने कह दिया ना, कल्याण मंडप को जो बाहर वाला हिस्सा जो किसके ऊपर? पिलर के ऊपर टिका हुआ है ना। अगर इस पिक्चर को छोड़ दें आप, तो आप देखेंगे ये पूरा जो इसका पिक्चर है, जिसमें ये गोपुरम नज़र आ रहा है, यहाँ रथ नज़र आ रहा है, और यहाँ आपका इसका जो मंदिर नज़र आ रहा है, तो यही मैंने यहाँ दर्शाने की कोशिश करी है। तो ये कौन सा हिस्सा हुआ? ये हुआ कौन सा? कल्याण मंडप, जहाँ हम अंदर की तरफ को जाएंगे, फिर अंदर जो गर्भगृह आएगा। क्लियर हो गया? तो जो कल्याण मंडप की बात कर रहा है, यहाँ पर कितने पिलर हैं? कुल 48 जो है वो पिलर है। कितना? 48, याद रखना 48। ये सारे आपने याद रखना है कि 152 लंबाई है, 94 इसकी चौड़ाई है। 1513 ईस्वी में इसको कृष्णदेवराय ने शुरू किया था, फिर उसके उत्तराधिकारियों ने इसको जारी रखा। 48 के सुंदर जो है वो कल्याण मंडप में जो है स्तंभ नज़र आते हैं, और माना जाता है इन स्तंभों को छुएंगे, जोर से मारेंगे तो ये अलग अलग स्वर की आवाज़ भी देते हैं, अलग स्वर निकलते हैं। इतनी सोचिए उस समय ये चीज़ें बनाई गई हैं, इतनी खूबसूरत। और ये जो स्तंभ हैं ये चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं, पूरी पूरी चट्टान को काट कर जो है ये बनाए गए हैं। तो भाई इसलिए जो है विश्व धरोहर है। और इसके सामने, मंदिर के सामने बाहर आते में जो है एक रथ जो है नज़र आता है, और इतना खूबसूरत है बना, इतना अलंकृत है ये, इसके देखकर जो है बहुत सुंदर जो है वो, मतलब हम अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो इतना सुंदर कार्य करके गए हैं कि आज विश्व से लोग इनको देखने के लिए आते हैं। अब मंदिर के बाद अब चर्चा करते हैं शॉर्ट तौर पर। अगर प्रशासन हमने पढ़ लिया, केंद्रीय शासन पढ़ लिया, स्थानीय भी पढ़ लिया सारे, तो अगर मान लीजिए 3 नंबर का प्रश्न आपको आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए उसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको सीधा ही तौर पर ये 3 पॉइंट दे दिए गए हैं 3 नंबर के लिए। पहला, ये पढ़ा है हमने कि केंद्र में जो है राजा होता था, केंद्र में राजा जिसको राय कहा जाता है, उसके पास असीम शक्तियां होती थी, लेकिन वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करता था, क्योंकि प्रजा का कल्याण करना उसका जो है मुख्य उद्देश्य था। ये पढ़ा ना हमने, तो आपको जो भी याद रहा वो आपने यहाँ पर लिखना है कि राजा के बारे में, ठीक है। और अपने के लिए सहयोग के लिए क्या किसको मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें प्रधानमंत्री सबसे बड़ा जो पद होता था,
याद आ गया ना। दूसरा, हम जो है वो प्रांतों को ले सकते हैं। आपके प्रांतों को उस समय मंडलम कहा जाता था, और उसमें 6 मंडलम होते थे, और उनके जो प्रमुख होते उनको मंडलेश्वर कहा जाता था, और ये प्राय राजकुमार होते थे। उनका कार्य होता था, कार्य क्या होता है, स्वतंत्र रूप से वहाँ से राज्य चलाना, राज करना, और उनको कई शक्तियाँ, जो असीम शक्तियाँ उनको भी प्राप्त थी। तीसरा, आप छोटी इकाई की बात कर लीजिए, गांव की बात कर लीजिए, और गांव के मुखिया जो है सभा के द्वारा, जो याद रहा होगा आपका, 11 जिसके 12 अधिकारी थे, उनके साथ सहयोग करके जो है वो शासन चलाता। तो सबसे छोटी इकाई कौन थी, गांव थी। होगी भाई, तो 3 नंबर के लिए काफ़ी हैं। तो ये लाइनों के द्वारा आपने जो आंसर उसका देना है। फिर आता है सामाजिक जीवन की विशेषताएं। उस समय समाज कैसे था जानेंगे। सबसे पहले देखिए समाज के बारे में, कि समाज एक तो बहुत अच्छा था, सामाजिक जीवन कैसा था, बहुत अच्छा था। कैसे था, देखिए उस समय भी जातियां थी, उपजातियां भी थी, जाति में जातियां थी, लेकिन ये बोलता है, और वो कहता है कि ब्राह्मणों का जो है बहुत सम्मान किया जाता था, बहुत आदर किया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि छुआछूत, किसी भी जाति के साथ जो छुआछूत की भावना जैसे आज विद्यमान है, वैसी उस समय नहीं थी। सम्मान सबका किया जाता था, हो सकता है किसी का ज़्यादा हो, किसी का कम हो। दूसरा, स्त्रियों को भी बहुत सम्मान पूर्वक देखा जाता, सम्मान से देखा जाता था, क्योंकि उनकी स्थिति, क्योंकि उन्हें सम्मान कैसे होता है, उनके कार्यों के द्वारा। वो राजनीति भी करती थी, वो सामाजिक जीवन में भी हिस्सा लेती थी, वो आर्थिक तौर पर भी जो है अपने हिस्सेदारी जो है बताती थी, कई तरह का व्यवसाय वो अपनाती थी, और धार्मिक जीवन में भी वो सक्रिय भाग लेती थी, इसलिए उनका समाज में बहुत सम्मान था। फिर कहते हैं कि लोग जो खाने पीने के बहुत शौकीन थे, खाना पीना का मतलब समृद्ध थे लोग, पैसा था तो उसका खाना पीना का शौक भी होगा, जैसे आजकल होता है, आपके पास पैसा अच्छा है तो आप कहीं भी जाके होटलों में खाएंगे कुछ, तो खाने पीने के शौकीन थे लोग। और दोनों ही तरह का भोजन, चाहे शाकाहारी चाहे मांसाहारी, दोनों तरह का भोजन वो करते थे। चौथा, क्या विशेषता है समाज की, तो उनका जो मनोरंजन के जो साधन होते थे, मल्लयुद्ध करना, है ना, आज भी की जाती है, आज भी की जाते हैं ना। मल्लयुद्ध मतलब जो आजकल क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, मल्लयुद्ध को बोलते हैं हमारे, मैं भूल गया हूँ, कोई नहीं, आपको समझ आ रही है। मल्लयुद्ध, लड़ना, कुश्ती करना, यस, घुड़सवारी करना, शिकार करना, और संगीत नृत्य करना, ये उनके जो है मनोरंजन के। इसके अलावा ताश खेलना, ये भी उस समय प्रचलित था, और शतरंज जो खेलना, ये भी उनके जो है शौक थे। ये हो गया समाज के बारे में। अब सोचिए स्त्रियों के बारे में, कुछ हमने अभी पढ़ लिया है ना, कि वो बहुत उनको सम्मान से देखा जाता था, उनमें पढ़ी लिखी, याद रखना, पढ़ने लिखने का उनको शौक हुआ करता था। उस समय गंगा देवी जो है सबसे प्रसिद्ध विदुषी का नाम जो है आता है, सबसे पढ़ी लिखी औरत के बारे में गंगा देवी नाम आता है। फिर दूसरा जो है, स्त्रियों को प्रशासन में, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। कैसे, तलवार चलाना का काम हो, कुश्ती लड़ना हो, नृत्य संगीत हो, ये शिक्षा उनको दी जाती थी, है ना। तो कितनी स्वतंत्रता थी, उनको हर प्रकार की जो है शिक्षा उसमें लेने का अधिकार उनको प्राप्त था। कुछ लेकिन बुराइयां भी, जैसे कि अल्प आयु में ही उनका विवाह कर दिया, छोटी सी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था, है ना। और इस दहेज भी उस समय लिया जाता, बहुत रिवाज था, दहेज लेने का रिवाज बहुत ज़्यादा था उस समय। और एक और जो है कुप्रथा ही हम इसको कहेंगे, कि जो जितने भी बड़े शासक होते थे, या जो उच्च वर्ग से, जो जिनके पास धन दौलत ज़्यादा होती थी, वो उतनी ही ज़्यादा शादियाँ भी करते थे। राजा का नाम आता है कृष्णदेव राय द्वितीय, जो है उनकी 12,000 रानियाँ थी। सोचिए 12,000 रानियाँ, कृष्णदेव राय नहीं, देवराय आदित्य की 12,000 रानियाँ थी। और वैश्य प्रथा उस समय राज्य की ओर से मान्यता प्राप्त थी, एक बिजनेस के तौर पर उसको रखा गया था। और वैश्याएँ जो है सरकार को कर भी देती थी, टैक्स भी करती थी, ये कुप्रथा उसमें प्रचलित थी। तो ये हो गई स्त्रियों की स्थिति। अब आता द्रविड़ शैली, जो मंदिर हमने बात करें वो सारे द्रविड़ शैली में बने हैं। क्लियर हो गया, जो हमने अभी पढ़ा। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, एक तो इसके विमान जो है पिरामिड आकार के, पिरामिड होते हैं ऐसे, जैसे पिरामिड बने हुए ना, त्रिकोणे से ऊपर को जो है वो निकलते हुए, तो ये पिरामिड आकार के होते हैं विमान, है ना, विमान बोलते हैं इनको, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे से मंडप से ऊपर वाला हिस्सा, इसको कहते हैं विमान। तो विमान कैसे बने हैं, किस आकार में बने हैं, पिरामिड में बने हैं। मंदिर में कई मंजिलें होती है, बहुत सारी मंजिलें इनकी होती है, और प्रत्येक अपने नीचे वाली से छोटी होती जाती हैं। मतलब ये मंजिल जो है बड़ी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, छोटी छोटी होती जाती है मंजिलें। ठीक, क्लियर हो गया जी। तीसरा कि ये प्राय एक खुला प्रांगण होता है, मंदिर में प्राय क्या होता है, खुला प्रांगण जो है वो होता है चारों तरफ से। तो इस प्रकार से ये हमने द्रविड़ शैली की 3 विशेषताएं बताई। अब आपका कार्य है कि जो हमने पढ़ा उसको फिर से समझ लेना। पहले महत्वपूर्ण डेट्स, बहुत सारे जो है एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं डेट्स बताता रहूँगा, आपने बताना है कि वो डेट्स किससे संबंधित है। पहली डेट्स आएगी 1336, याद है आपको, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी किसने, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने करी थी, बिल्कुल सही कहा।
अगली डेट्स ये रही 1509 से लेकर 29, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक से संबंधित और थे कृष्णदेवराय, मतलब उन्होंने शासन किया यहाँ से यहाँ तक 1509 से 29 तक। अगली डेट ये रही 1565, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जब पतन हुआ और वो लड़ाई थी, याद रहा होगा, तालीकोटा की लड़ाई या राक्षसी तागड़ी की लड़ाई, हो गया जी। नेक्स्ट डेट यह है 1674, 1674 में वो डेट है जब इसका अंत हो गया, विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ या पतन हुआ, ठीक है। अगली डेट्स ये रही 1815, ये भी आपको याद होगा 1815 में क्या हुआ था, जो पहले जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो कहे थे, वो जो प्रथम सर्वेयर जनरल जो है 1815 में बने थे, 1821 तक तो इसी पद पर बने रहे थे, तो ये भी डेट याद रखना पड़ेगी आपको। 1902, इसको मैंने अलग से कलर में इसलिए किया क्योंकि ये डेट मैंने पीछे आपको गलत बताई थी, 1905 डेट मैंने बताई थी, तो आपने इसको करेक्शन करना है, ये 1902 की डेट है। और ये डेट क्या बताती है 1902 की, कि एक जॉन मार्शल आए थे, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बाद जो है जॉन मार्शल आए थे, जिन्होंने जो है हम्पी का शिक्षण कार्य जो आरंभ करवाया था, ठीक है। तो ये याद रखना, ये डेट पिछले पार्ट नंबर 1 में जो मैंने डेट बताई थी 1905, ये आपने करेक्शन कर लेनी है, 1902 है जॉन मार्शल की। अगली डेट है 1976, ये तो एकदम से याद है आपको, राष्ट्रीय महत्व का स्थल जो घोषित किया गया था, किसे, आपके हम्पी को जो है राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया 1976 में। फिर इसके 10 साल बाद, बिल्कुल आपको याद रहा होगा, वो है विश्व पुरातत्व स्थल के तौर पर घोषित किया जाना यूनेस्को के द्वारा। तो आपको डेट्स याद रखी है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब रिक्त स्थान कुछ कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। पहला, मंत्रिपरिषद में सबसे बड़ा पद डैश का होता था, कौन होता था मंत्रिपरिषद में, राजा राय होता था, और उसके बाद जो पद होता था वो प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही कहा। दूसरा, प्रांतों को डैश कहा जाता था, याद कीजिए प्रांतों का क्या, मंडलम, बिल्कुल सही कहा, मंडलम कहा जाता था। और कुछ इतिहासकार करो, उस समय विजयनगर साम्राज्य की कुल संख्या मंडलम की कितनी थी, 6 थी, बिल्कुल थी। और प्रांतों के मुखिया को डैश कहा जाता, प्रांतों की मतलब मंडलम का जो मुखिया होगा उसका क्या मिलेगा, मंडलेश्वर, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट, जिलों को क्या कहा जाता था, जिलों की बारी आगे, उनको नाडु कहा जाता था। नाडु आगे इसमें परगने को क्या बोलते हैं, स्थल भी कहा जाता, तो यहाँ नाडु आ गया और यहाँ स्थल आ गया, क्लियर हो गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होते थे, गांव, गांव को गांव ही कहा जाता था। और चौथा, गांव के प्रशासन में सहयोग देने के लिए कितने सरकारी अधिकारी, बिल्कुल 12, और उन इकट्ठे रूप में संयुक्त रूप से उनका क्या कहा जाता, 11, आधा ग याद करना है, या 11। पांचवा ये रहा, डैश सेना का प्रमुख होता था, डैश सेना का प्रमुख होता था, कौन होता था, और वह सामान्यतः डैश पर नियंत्रण रखते थे, ये होते थे नायक, सेना के प्रमुख होते थे, और किस पर नियंत्रण करते थे, दुर्गों पर नियंत्रण रखते थे। और रहा छठा, ये सैनिक कमांडर कौन हुए, पढ़ा था हमने सैनिक कमांडर, ये कौन थे, नायक नहीं, ये कौन थे, ये थे अमर नायक, याद रखना क्या नाम थे, अमर नायक। और राय द्वारा प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र इनको दिए जाते थे। सातवां रहा, राज्य की आय का मुख्य स्रोत, मैंने कहा भी था बीच में, मुख्य स्रोत क्या होता था उसमें, भू राजस्व कर, जिसे भूमि कर भी कहा जाता है या भूमि लगान भी कहा जाता था। तो भूमि लगान याद रखना, ये मैंने नहीं बताया, लेकिन भूमि याद रखना कितना लिया जाता, उससे 1/3 भाग लिया जाता था और 1/6 भाग भी लिया जाता था, मतलब जितनी उपजाऊ होगी उतना ही भाग उनसे लिया जाएगा उपजाऊपन के हिसाब से। आठवां आता है, विजयनगर राज्य की सेना में हाथी भी होते थे, क्या होता है उसके बाद क्या हो सकता है, रथ, बिल्कुल सही कहा, रथ, घोड़े भी होंगे, सॉरी रथ नहीं, घोड़े भी होंगे, हाथी भी होंगे, घोड़े होंगे, पैदल सैनिक होंगे, शामिल होंगे। और डैश और समुद्री सेना भी सेना का एक प्रमुख अंग था, वो था तोपखाना, याद रखना, तोपखाना और समुद्री सेना भी उनके अंग थे। नौवां, डैश उस समय की प्रसिद्ध विदुषी, अभी पढ़ा हमने, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वो थी गंगा देवी विदुषी। फिर 10वां आता है, राजा देवराय द्वितीय की कितनी रानियां थी, पढ़ा हमने, वो थी 12,000 रानियां। और वैश्य प्रथा को राज्य को मान्यता प्राप्त थी, कोई बुरा काम नहीं माना जाता था, अच्छा काम माना जाता था, अपनी पेट भरने के लिए जो इस प्रथा को माना जाता है इस तरह से, और इसको क्या थी, मान्यता प्राप्त थी सरकार की तरफ से। और वैश्याओं से क्या लिया जाता था, कर भी प्राप्त कर लिया जाता था। तो आपने अच्छे से पढ़ लिया, मुझे खुशी है कि आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, किसी भी हालत में अगर आएंगे तो ज़रूर मैसेज कीजिए कि सर हमारे बहुत अच्छे नंबर आए। धन्यवाद जो आपने मुझे ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अंतिम रह गया है, डैश उनका मुख्य त्यौहार था, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये था महानवमी, ये दक्षिण भारत में बहुत मनाया जाता है महानवमी, जो 9 दिनों तक चलता है, ये बहुत अच्छा त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको महानवमी की शुभकामनाएं, अच्छे से त्योहारों को सेलिब्रेट कीजिए, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि त्यौहार का मतलब है सबके साथ अच्छे से रहना, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना। तो आप जीते रहिए और अच्छे नंबर देते रहिए, मुझे सुनते रहिए। थैंक यू।